आई नो इट इज़, वो इतना इजी तो नहीं रहा होगा, बट वो क्या प्रोसीजर होती है, लोगों को ये समझना चाहिए कि जैसे आपने कहा कि इसको तो होना ही था, इसको फैशन है, इसको लड़की बनना है, बट उतना इजी नहीं है। तो एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या होती है, हाउ इट हैपेंस? जब मेरा HRT शुरू हुआ, यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू हुई, क्रॉस सेक्स हार्मोन्स मैंने लेना शुरू किए, जिसमें मेरा एस्ट्रोजन लेवल बढ़ाया और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम किया। तो अब मेरे केस में ये है कि जब मैंने सारे प्रोसीजर्स शुरू किए, उससे पहले मैंने जो मेरा स्पर्म है वो प्रिजर्व करा दिया था बैंक में, स्पर्म बैंक में। उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि बहुत सारे IVF सेंटर्स लेने को तैयार ही नहीं थे ट्रांस केसेस, कि हम तो सिर्फ कपल्स को ही लेते हैं, आपका हम स्पर्म नहीं प्रिजर्व कर सकते। तो बहुत मुश्किल से मुझे एक जगह मिली जहाँ पे मैंने अपना जो है, तो आई थिंक सबसे पहले तो लोग ये कहते हैं कि अच्छा, इसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए था, तो इसकी ये बीमारी ठीक हो जाती। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि पूरा प्रोसेस शुरू ही एक डॉक्टर से होता है, ठीक है। जब हम एक बहुत लाइसेंस साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो हमें एक लेटर इशू करके देते हैं जिसमें लिखा होता है कि इन्हें जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, GID लेटर होता है, वो हमें इशू करते हैं। उसके बाद हम अपने मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर्स या लीगल प्रोसीजर्स की तरफ बढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने ये ऑप्शनल होता है कि अगर किसी को अपना जो स्पर्म है वो रिजर्व करवाना हो तो वो करवा सकते हैं किसी भी प्रोसीजर में जाने से पहले। फिर मैं एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिली, जो कि अगेन एक डॉक्टर हैं। उन्होंने मुझे क्रॉस सेक्स हार्मोन्स पे रखा, मेरा एस्ट्रोजन डोज शुरू किया जो कि फीमेल हार्मोन है, और उसके बाद टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर्स मुझे देने शुरू किए। तो HRT कहते हैं इसे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो कि मुझे सर्जरी, अगर आप सर्जरी करवाते हो तो सर्जरी के बाद टेस्टोस्टेरोन बनना बंद हो जाता है अपने आप बॉडी में, तो उसके बाद आपको सिर्फ एस्ट्रोजन लेना पड़ता है 50 साल की उम्र तक, जब तक कि एक सिसजेंडर फीमेल जो है वो उसके अंदर जो मेनोपॉज आता है तब तक के लिए हमें लेना पड़ता है, ताकि बोन्स ना वीक हो। तो HRT मेरी शुरू हुई, उसके साथ अराउंड 1 महीने बाद मैंने लेज़र शुरू किया लेना, जिसमें मेरे पूरे शरीर के जो बाल थे वो हटाए गए, जलाए गए। मतलब परमानेंट रिडक्शन तो नहीं होता, लेकिन बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। ये सब चल रहा था, और आई थिंक लास्ट में मैंने इसी साल जनवरी 2023 में मैंने अपनी सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी करवाई थाईलैंड में। इंडिया में भी वो सर्जरी होती है, लेकिन थाईलैंड में क्योंकि काफ़ी सालों से हो रही है, वहाँ के सर्जन्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, अगेन एक डॉक्टर इन्वॉल्व है। मैं बार बार इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए था, तो हमने घर पे बैठ के सुई धागा लेके नहीं किया, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तभी ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। तो मैं थाईलैंड गई, वहाँ मैं 1 महीने के लिए रुकी। अच्छा, सर्जरी के लिए मैं अकेले गई थी क्योंकि You went all alone? Why? क्योंकि मैं चाहती नहीं थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे एक ऐसे स्टेट में देखें जहाँ। पर आपने तो आपको खून देख के डर लगता था। हाँ, मतलब खून देख के डर लगने से एक्चुअली गोइंग थ्रू अ प्रोसीजर लाइक दिस सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी, तो वो अपने आप में इट हैज़ बीन क्वाइट अ जर्नी। क्योंकि तब तक मैं भी पेन इंड्योर करने की आदी हो गई थी, और मेरे अंदर ये था कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, कि मतलब इतनी दर्दनाक सर्जरी से अगर कोई इंसान जा रहे हैं तो उन्होंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया होगा, या क्योंकि लोगों को लगता है अरे ये तो मेंटली अनस्टेबल है, इसने तो ऐसे ही एक रात में बैठ के फैसला ले लिया कि अच्छा हम उठ के सर्जरी के लिए जाएंगे। 1 साल हार्मोन्स लेने के बाद मैं सर्जरी के लिए गई। हालांकि काफ़ी लोग जो यूजुअली जाते हैं सर्जरी के लिए वो 1.5 से 2 साल वेट करते हैं अगर उन्हें सर्जरी करवानी होती है। बहुत लोग 5 साल बाद भी कराते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी कैसे फाइनेंशियली सोशली उनकी जो स्टेटस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं बहुत प्रिविलेज्ड भी हूँ बहुत केसेस में, क्योंकि मेरे पास इस देश में कास्ट की प्रिविलेज है, रिलीजन की प्रिविलेज है, क्लास की प्रिविलेज है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं सारे प्रोसीजर्स 1 साल के अंदर कर पाई, क्योंकि मेरे पास वो बैकअप था, वो सपोर्ट था। बहुत लोगों के पास नहीं होता। तो हाँ, सर्जरी के लिए मैं अकेले गई, क्योंकि मुझे लगता था कि क्योंकि मैं बहुत हाइपर इंडिपेंडेंट बन चुकी थी उस पॉइंट तक आते आते, कि नहीं मैं अपने आप सब कुछ कर लूँगी, मैं अपने आप संभाल लूँगी, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, मेरे लिए उतना ही बहुत है, बाकी चीज़ें मैं अपने आप ही देख लूँगी।
तो खुद को संभालते संभालते इतना हाइपर इंडिपेंडेंट बन गई थी कि मुझे लगा कि अब सर्जरी भी अकेले करके आएंगे। तो वैसे एकदम प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि वहाँ नर्सेज होती हैं हॉस्पिटल में, मतलब ध्यान वगैरह रखने के लिए, बट वो दिन में 2-3 बार आती हैं मिलने के लिए। मोस्टली आपको मैनेज करना पड़ता है अपने आप। मेजर रीज़न यही था कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे इस तरीके से देखें, पट्टियों में और एक हॉस्पिटल में एक बेड पे लेटे हुए, क्योंकि उनके लिए आसान नहीं है अपने बच्चे को ऐसे देखना। तो मैंने कहा मैं कर लूँगी, तो ऐसे करके मैं अकेले गई। 1 महीने मैं वहाँ रुकी, लेकिन जो सर्जरी थी वो बहुत मुश्किल थी, उससे रिकवरी जो है वो बहुत मुश्किल थी। लगभग 3 महीने तक मैं ढंग से बैठ नहीं पाती थी। मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता था हर चीज़ का, बहुत पेन होता था। 1-1.5 महीने तक पेन किलर्स ले सकते हो आप, रोज़ पेन किलर्स लेती थी मैं, लेकिन उसके बाद डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब आप पेन किलर नहीं खा सकते, अब आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा जो दर्द हो रहा है, क्योंकि वो आपकी किडनी को अफेक्ट करने लगते हैं। टू मैनी पेन किलर्स आर नॉट गुड फॉर यू। बट द सर्जरीज ऑफ हाउ मेनी आवर्स एक्चुअल सर्जरी? 6 घंटे, 6 आवर्स। उसके बाद आप 1 महीना वहाँ पे हॉस्पिटल में रहते हैं? हाँ, वहीं पे रिकवरी 1 महीने की रहती है। और एक्चुअली सर्जरी से ये चीज़ ख़त्म नहीं होती कि सर्जरी कर ली तो अच्छा उसके बाद ख़त्म हो गया, अभी ये सब कुछ हो गया है। उसके बाद एक चीज़ आती है जिसको बोलते हैं डायलेशन। तो डायलेशन में बेसिकली क्या होता है कि, और वो 7वें दिन से शुरू हो जाता है। तो 7 दिन तक आपकी पट्टी बंधी रहती है, 7वें दिन पट्टी खुलती है, और नर्स ने जब पट्टी खोल के शीशे में सब कुछ उन्होंने जब दिखाया, बताया सब कुछ, तो वो मेरे लिए था ओह गॉड, फाइनली कैद ख़त्म हो गई। लेकिन होता ये है कि आपको लगता है कि अच्छा ठीक है, जब आप सर्जरी से उठोगे तो सब कुछ खुश हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप एक अलग तरीके के पेन में होते हो, एक अलग ही तकलीफ़ हो रही होती है, क्योंकि बहुत चीज़ें सब चीज़ें बहुत ही स्वोलन होता है। आप देखते हो, आपको उम्मीद रखनी पड़ती है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा, और वो उम्मीद आपको थोड़ा बहुत डॉक्टर्स देते हैं, लेकिन हद से ज़्यादा आपको खुद ही देनी पड़ती है, क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप जुड़ पाते हो। मेरे केस में मैं लकी रही कि और जो विमेन हैं जो कि ट्रांस एक्सपीरियंस की हैं, जिन्होंने सर्जरी करवाई है, वो मुझे अश्योर करती रही कि आप चिंता मत, चाहे उन्होंने 6 महीने वो हो गए उन्हें सर्जरी कराए या 4 साल हो गए। In the hospital or around you? No, around me, like my friends. I had this support from a few friends. तो उन्होंने मुझे यही चीज़ बोली कि धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, जस्ट कीप एट इट। 7वें दिन से वो जो एरिया है जो वजाइना जो वो बनाते हैं, तो बेसिकली इट्स नॉट अ नेचुरल ओपनिंग, राइट। तो जो आप पियर्सिंग जैसे जब करवाते हो तो वो बंद ना हो, इसके लिए आपको कुछ पहन के रखना पड़ता है, राइट, ताकि वो चीज़ हील ना हो, बंद ना हो। तो ये ऑल्दो वो सेंसेशंस और प्लेजर और वो सब चीज़ें मेंटेन करते हैं, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उस स्पेस को हील होने से बचाने के लिए तो हम बेसिकली एक ऐसा घाव है जिसे हम हील नहीं करना चाहते, राइट। तो उस वक्त क्या होता है कि इनर वजाइनल वॉल्स इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, आप एरिया पूरा सेंसिटिव होता है, उस वक्त पे आपको एक डायलेटर से उसको अटैक करना होता है। तो एक डायलेटर बेसिकली एक लंबा टूल होता है जिसे आपको इंसर्ट करके रखना पड़ता है वजाइना के अंदर, और ये सेशन दिन में 3 बार करना पड़ता है 1-1 घंटे के लिए, यानी कि एक दिन में 3 आवर्स यू हैव टू डू इट फॉर 2 years, 2 साल तक ये प्रोसीजर करना पड़ता है। तो अभी तो 7 महीने, ऑलमोस्ट 7 महीने हुए मुझे सर्जरी कराए, तो मैं बहुत लूजली इस टर्म को यूज़ नहीं करना चाहती, लेकिन इसने मेरी मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट किया है, क्योंकि आपको हर दिन शो अप करना पड़ता है कि यू हैव टू डायलेट। अगर नहीं किया तो रेपरकशंस बहुत बुरे हैं। अगर वो स्पेस हील होना शुरू हो गई तो देयर इज नो गोइंग बैक, शुरू से शुरू करना पड़ेगा फिर से। तो इतना आगे आके, और शुरू में जब पेन बहुत होता था तो मैं रात में, जैसे रात को डायलेट करती थी, पेन होता था, पेन किलर्स खा नहीं सकते, तो 1-1:30 बजे अगर दर्द उठा है और तो मुझे उस दर्द के साथ बैठना पड़ता था। कभी कभी सुबह के 4-5 बज जाते थे, तब जाके नींद आती थी, और फिर वापस आँख भी उसी दर्द से खुलती थी कि अरे दर्द हो रहा है तो अब उठना पड़ेगा। तो 3-3.5 महीने मेरे इस पेन में निकले,
और उसी के साथ डायलेशन भी मैं कर रही थी, तो वो आप रोक नहीं सकते। अब डायलेशन में भी चीज़ ये होती है कि वो आपको एक लाइनिंग बना के देते हैं, राइट, उसको स्ट्रेच करके आपको ओपन करना होता है। तो वो ज़ीरो डायलेटर जो कि बहुत पतला डायलेटर होता है, उससे शुरू करते हैं, 0 से 1, 1 से 2, फिर 3 और 4 तक जाना होता है। तो हर बार जब एक नया डायलेटर इंट्रोड्यूस होता था तो मेरी जान निकल जाती थी, क्योंकि वो इतना स्ट्रेच करना पड़ता था उसको, स्पेस को अकोमोडेट करने के लिए। और ये मैं मेडिकल जो चीज़ें हैं वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक सेक्सुअलाइजेशन इसका बहुत हो सकता है व्यूअर्स के उसमें, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है प्रोसीजर्स के बारे में। जो ये लोग ऑलरेडी, मतलब जो मैंने अलग अलग तरीके के प्रोसेस होते हैं। कुछ लोग अपनी आंत को कटवाते हैं, सो कोलन वजाइनोप्लास्टी उसको कहते हैं, और उससे वो वजाइनल स्पेस बनवाते हैं। कुछ लोग अलग प्रोसीजर्स, 3-4 तरीके के प्रोसीजर्स होते हैं। तो लेकिन डायलेशन सब में करना पड़ता है, चाहे आप इंडिया से कराओ चाहे आप थाईलैंड से कराओ। इट्स स्टिल ऑन एंड आई हैव टू डू इट फॉर अबाउट 1.5 years फॉर 12-13 more months। एंड उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाता है, उसको हफ्ते में 2 से 3 बार हमें करना ही पड़ता है। अभी तो मैं एक दिन में 3 बार करती हूँ, फिर हफ्ते में 2 से 3 बार करना है, तो वो ईज अप हो जाता है, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो एक्चुअली सर्जरी इतनी मुश्किल नहीं होती जितनी सर्जरी से रिकवरी, और जो आपने सर्जरी से किया है उसको मेंटेन करना होता है।